हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का अगेन चक्रव्यूह के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलिप्स के कुछ वंडरफुल क्वेश्चंस को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जहां तक बात की जाए तो इसमें दो ही चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इसमें दो ही बातें होती है और लगभग हर साल सवाल आते ही आते हैं। उन दो चीज़ों में है, एक है ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत मतलब झोल कह लीजिए, और एक शब्द मतलब सवाल के बोल कह लीजिए, मतलब शब्दों का खेल और ज्योमेट्री का मेल। यही दो चीजें आपको यहां पर उलझाने के लिए आएंगी। अगर शब्दों को सही तरीके से पकड़ गए, समझ गए, स्थिरता के साथ पढ़ लिया आपने, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कभी कभार देखने को मिल सकता है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, ये यहाँ टच करता है, ये यहाँ कट करता है, तो ये थोड़ा सा आपके पेशेंस को जरूर चेक करेगा। लेकिन रिवार्डिंग होता है ये चैप्टर। कोनिक सेक्शन से, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला है, इन सारे जगहों से सवाल आते हैं। मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो आप देखिएगा कि हर एक साल सवाल है, 2024, 23, 22, 21, 19, 20, 18, सब में सवाल है लगभग। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इजी स्कोरिंग होता है। मतलब इसको आप मस्ट टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सवालों का और इनके इस क्वेश्चंस को। जैसे यहां पर सवाल है आपका पहला, 2024 से सवाल क्या है, कंसीडर द एलिप्स। एक एलिप्स की बात कर रहा है, ठीक है। पी क्यू भी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वांटिट, एक पॉइंट है एस, उसका कोऑर्डिनेट है पी कमा क्यू, सच दैट पी स्क्वायर बाई 4। इस पॉइंट को इसमें रखा गया है ग्रेटर देन 1, मतलब ये पॉइंट बाहर होगा। ये पॉइंट S1 ग्रेटर देन, इसको रखोगे तो S1 ग्रेटर देन 0, ये उस टाइप की बात कर रहा है। यानी ये आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पॉइंट बाहर है, ठीक है। और बाहर है तो दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, वही कह रहा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द एलिप्स ऑफ विच वन मीट्स द एलिप्स एट, यहां पर वन मीट्स द एलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। एक जो है वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस पे मिलता है, एंड द अदर मीट्स द एलिप्स एट पॉइंट टी। जो दूसरा टेंजेंट है वो एलिप्स को मिलता है कहां पे, एक पॉइंट टी पे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में मिलता है। मतलब इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है, एक पॉइंट मिलता है कहां पे, एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस, और दूसरा पॉइंट मिलता है इलिप्स को टी पॉइंट पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। आर बी द वर्टेक्स, आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स तो दो होगा, एक उधर एक इधर। एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ओ के बारे में बोल रहा है, सेंटर है। यहां तक सारा इंफॉर्मेशन था। एक और इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी। ओ क्या है, सेंटर हो गया, आर क्या है, वर्टेक्स हो गया, टी क्या है, जहां पे टेंजेंट मिल रहा है, तो ओ आर टी तीनों की बात कर गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब पी और क्यू के बारे में पूछ रहा है। चलिए, अब इसके अनुसार सवाल को पढ़ लिया, सही तरीके से समझ लिया। पढ़ने और समझने के बाद अब आप चलेंगे, थोड़ा सा जरूरत अगर पड़े तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसी बात चल रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये आपका सपोज करो यहां पर ये आपका कोई एलिप्स हो गया। अब यहां पर इस एलिप्स की बात कर रहा है। एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाई 4। एलिप्स का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर बाय 9, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 लिख लें। अगर ध्यान से देखिएगा कैसे शब्द के साथ आप बढ़िए और जो जो कहता है वो करते जाइए, आप सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है पी कमा क्यू, जो एंड ऑफ माइनर एक्सिस पे मिलता है। पी कमा क्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पी कमा क्यू कहां बोल रहा है, पी कमा क्यू, एस बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर, तो यहां से टेंजेंट यही मिलेगा। यानी जो भी टेंजेंट जाएगा ऐसे जाएगा, समझिएगा, जो भी टेंजेंट जाएगा ऐसे जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,2, 0,2। तो ये कहने की बात नहीं है कि यहां पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 2 होगा। यानी q इज इक्वल टू 2 तो आ चुका है। p कमा q जो पॉइंट था, एक पॉइंट था। अच्छा, इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट खींचा जाता है,
जो कि यहां जाकर के ऐसे ऐसे यहां पर ऐसे समझिए, ये पॉइंट है एस पी कमा क्यू। तो Q बराबर 2 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इसके पैरेलल ऐसे जाओगे तो y कोऑर्डिनेट हर जगह फिक्स हो जाएगा। इस पॉइंट को जहां पर ये मिलता है इसका नाम दिया गया है, इस पॉइंट को जहां पर मिलता है इसका नाम दिया गया है T, T इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरा टेंजेंट मिड द एलिप्स एट T। इसके बारे में कह रहा है ये सेंटर है, और इसके बारे में कह रहा है ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स 2 हो गया, लेकिन ये वर्टेक्स की बात कर रहा है विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3,0 प्लस माइनस है, एक्स पे ही है, एक्स पे ही है बड़ा वाला, तो इधर हो जाएगा। अब यहां पर जो आपसे बात किया गया है वो बात किया गया है कि ओ आर टी, ये ट्रायंगल एक बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, ये गिवन है 3/2। अगर हम पूरे सवाल का निचोड़ समझे तो इतनी सारी बातें दी गई हैं। अब पूछ रहा है पी कमा क्यू, पी और क्यू क्या होगा? क्यू तो आ चुका है, पी की बात करनी है। पूरे सवाल का निचोड़ यहां पर आ चुका है। अब यहां पर हम बात करें कि सर इस पॉइंट के बारे में पता चल जाता तो ये टेंजेंट लिख लेता मैं, समझिएगा, अगर ये पॉइंट पता चल जाता तो ये टेंजेंट लिख लेता मैं। इसका इक्वेशन तो y इक्वल टू 2 ऐसे ही लग रहा है सर, क्योंकि ये टेंजेंट ऐसा होगा। तो ये लाइन आ चुका है, ये लाइन अगर मिल जाए तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। एक दूसरा, अगर ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, दोनों को जोड़ोगे तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिख के कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका वैसा भी हो सकता है, किसी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। P, Q को मानते हुए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन T, 0 होगा। उस लाइन को इस लाइन से कंपेयर कर देंगे। ओवरऑल दोनों ही मेथड में सॉल्व करके निकाले या ऐसे निकाले, दोनों ही मेथड में इस पॉइंट की आवश्यकता है। अच्छा, इस पॉइंट में देखिए इसका बेस तो ये फिक्स हो गया, ये 3 हो जाएगा। यहां से हाइट की बात कर ले, ये हाइट की बात कर ले, ये हाइट, इसको h कह लेते हैं। हाइट की बात कर ले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2। h इज इक्वल टू क्या आ गया? 331 आ गया। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे अगर हम चर्चा करना चाहें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये नीचे की ओर है, y कोऑर्डिनेट -1 होगा। अच्छा सर, y कोऑर्डिनेट -1 होगा। ये पॉइंट चूंकि एलिप्स पे है तो x² प्लस -1 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इलिप्स को सेटिस्फाई करा देंगे। x² इज इक्वल टू 1 - 1/4 इंटू 9, 27/4। तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, x के दो वैल्यूज आएंगे 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो ये नहीं होगा, ये होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो ये वाला आप लेंगे। द पॉइंट -1 यहां भी होगा, -1 यहां भी होगा, 2 पॉइंट होगा, x इधर एक इधर। इसी का जस्ट इमेज इस तरफ भी पॉइंट आएगा। सिमेट्रिकल अबाउट x, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों का अबाउट सिमेट्रिकल होता है। पॉइंट मिल चुका। अब इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, सीधा आप इसका इक्वेशन लिख डालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x² के जगह x(x1) डिवाइडेड बाई ये a² 9 प्लस y² के जगह y(y1) डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से y इज इक्वल टू 2 उठा के रख दीजिए, y इज इक्वल टू 2 उठा के रख दीजिए, तो हो जाएगा x 3√3 से कट करके आ जाएगा अपॉन 3√2, सॉरी 3 से 3 √3 इंटू 2, और यहां रख देंगे 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो चुका है, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वही x कोऑर्डिनेट p होगा। यहां से आप इसको रख लीजिए, x अपॉन 2√3 इज इक्वल टू, ये 1/2 है, उधर चल जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3√3। इसका मतलब p का वैल्यू यहां से आ चुका है 3√3, q का वैल्यू आ चुका है 2। ये दोनों आपका बहुत ही पहले आप सवाल को पढ़ करके उससे जो आपके दिमाग में इमेज बनता है उन सारी चीजों को आप लिख डालें और फिर आगे बढ़िए, आपका बात बन जाएगा। p बराबर 3√3 और q बराबर 2, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट।
2024 के। अब देखिए 2023 में क्या आया था। लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर से सवाल को सही तरीके से केवल पढ़ने की कोशिश करना है। T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इस कॉमन टेंजेंट के आधार पे बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वो पैराबोला और इलिप्स हो सकता है, वो पैराबोला और सर्कल हो सकता है, सर्कल और इलिप्स हो सकता है, कोई भी दो कर्व और दोनों पे टेंजेंट है, यानी वो कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट की बातें की जा सकती है। ठीक है सर। एक आपके पास कर्व दिया हुआ है, एक आपके पास कर्व दिया हुआ है इलिप्स, और एक आपके पास कर्व दिया हुआ है पैराबोला। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट T1 टचेस P। T1 जो पहला टेंजेंट है, किसी कोई भी नाम दे दीजिए, दो टेंजेंट होगा, एक का नाम T1 दे दीजिए, एक का नाम T2 दे दीजिए। T1 जो है P को, P मतलब पैराबोला, E मतलब इलिप्स, E इलिप्स है, P पैराबोला है। P और E को A1 और A2 पे, मतलब पैराबोला को टच करता है किस पे, नाम पकड़ लीजिए, जरूरत पड़ सकता है। E जो है आपका A2 पे, यानी वो टेंजेंट जो है इलिप्स को टच करेगा, उसका उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कहेंगे, A2। पैराबोला को टच करेगा, उसको क्या कहेंगे, A1। फिर द टेंजेंट T2 टचेस पैराबोला P एट A4, मतलब इसमें टच करेगा P को तो उसका A1 है और इसका नाम A4 है, और E पर 3 है। ठीक है, बस इतना ही सा इंफॉर्मेशन, इतना ही सा इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये सारे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी A1 A2 A3 चारों पॉइंट निकालना होगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल सकता है, दो ऑप्शन है, एक सही एक गलत हो जाएगा। टेंजेंट T1 एंड T2 मीट, दो ऑप्शन है, एक सही एक गलत हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि एक रास्ता पकड़ेंगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अरे ये कहां आ गया, अच्छा आइए अब जो जो कह रहा है उसको देखते हैं। इसमें एलिप्स पे अगर आप देखें x² / 6 y² / 3, यहां x के नीचे ही पड़ा है, मतलब x एक्सिस पे ही वो पड़ा है। और दोनों के बारे में अगर मैं सोच लूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैराबोला आप बना सकते हैं। y² = 12x, कुछ ऐसा आ जाएगा। y² = 12x, मतलब 4ax, 4 × a × x। ठीक है सर। दूसरा, इलिप्स की बात करें, इसका फोकस 3,0 होगा और उसका √6, मतलब बात बहुत फोकस की है नहीं, फोकस कहीं इधर होगा, फोकस कहीं इधर होगा, क्योंकि ये √6 हो रहा है। ये इलिप्स कुछ बात बनेगी ऐसे, इलिप्स में कुछ बात बनेगी ऐसे, x² / 6 y² / 3। समझने के लिए मैं यहां पर पूरा डिटेल में बात कर रहा हूं, वरना आप खुद समझदार है कि डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, लेकिन एक क्लियर पिक्चर लेने के लिए चीजें मतलब क्लियर होनी चाहिए। एक कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो एक कॉमन टेंजेंट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से बात बनेगी। एक कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की बात बनेगी। और चूंकि दोनों ही कर्व, चाहे वो पैराबोला हो चाहे वो इलिप्स हो, दोनों ही कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो आप सीधा कर सकते हैं जो टेंजेंट ऐसा यहां पर होगा उसी का जस्ट इमेज यहां पर होगा, और ये कट करेगा एक्स एक्सिस पे। एक टेंजेंट का नाम T1 कह दो, एक टेंजेंट का नाम आप T2 कह दो। तो T1 जो है पैराबोला, इसका नाम पैराबोला है। T1 जो है यहां पर कट करता है A1 पे और टच करता है, और इसको A2 पे, और T2 जो है पैराबोला के A4 पे टच करता है। अच्छा, उसी का जस्ट इमेज होगा तो मैं ये कह सकता हूं इसका जस्ट इमेज होगा तो नीचे की ओर आएगा, जस्ट इमेज होगा, इसका जस्ट इमेज होगा नीचे। मैंने क्या बोला, शब्दों का खेल और ज्योमेट्री का इस्तेमाल, यही दोनों को आपको देखना है। चूंकि ये सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर होगा ऐसा नीचे, इसी का जस्ट इमेज होगा, इसी का जस्ट इमेज होगा। मतलब यहां पर बात समझ में आ चुकी है कि इसको ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये तो खुद जुड़ा हुआ है यहां से यहां से यहां, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपको ट्रेपेजियम टाइप का नजर आ रहा है। एरिया निकालना आसान है, बस हमें किसी भी हालत से ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैराबोला पे आप टेंजेंट मानते हैं, पैराबोला पे, इस पे अगर टेंजेंट मानना तो y = mx + ay m, a आपका यहां 3 है,
पैराबोला दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो y बराबर mx प्लस a बाई एम, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब यहां पर इस C को यही टेंजेंट इसको भी टच कर रहा है, तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे C स्क्वायर, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे कि यही इसको भी टच कर रहा है, तो C स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर। सर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और यहां एम स्क्वायर ये हो जाएगा, नहीं यहां से 3 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, 2m का पावर 4 और यहां से 3 कैंसिल एम स्क्वायर, ऐसा कुछ। यहां से m की बातें हो जाएगी, 2m का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लीजिए, एम स्क्वायर का वैल्यू, ये एम स्क्वायर को अगर y मान ले तो y में क्वाड्रेटिक है, एम स्क्वायर के दो वैल्यूज आएंगे, एक आ जाएगा आपका 1 और एक आ जाएगा आपका -3/2, एक आ जाएगा आपका 1, एक आ जाएगा आपका -3/2, ठीक है। इज दैट करेक्ट? ठीक है, ओके। ये तो नहीं होगा, स्क्वायर है रियल नंबर का तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा, तो एम स्क्वायर बराबर 1, एम का वैल्यू आ जाएगा 1 और -1, दो टेंजेंट यहां पर बात बनी, इसका नाम T1 दियो तो इसका स्लोप पॉजिटिव लग रहा है, तो एक आपका यहां से T1 आ जाएगा और एक यहां से आपका T2 आ जाएगा। मतलब आप यहां पर दो बातें कर लीजिए, आप यहां पर दो बातें कर लीजिए कि सर एक बार m बराबर 1 कंसिडर कीजिए, एक बार m बराबर -1 कंसिडर कीजिए, इसमें रख दीजिए m बराबर 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 3, और यहां पर रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -x माइनस 3। आप यहां पहले ही से इसका नाम किसी एक को T1 किसी एक को T2, पहले से इसका नाम T1 रख चुके हैं आप, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये T1 है हमारा टेंजेंट 1 और ये T2 है हमारा। इस पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, कोई टेंजेंट है तो पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a बाई a1 क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, यहां से आ जाएगा 3,6। पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, a बाई एम स्क्वायर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इलिप्स के लिए ये a1 आ गया, इलिप्स है यहां पर a2, एलिप्स में अगर स्लोप दिया हुआ हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है -a स्क्वायर m बाई सी, इसके लिए c क्या है 3 एंड b स्क्वायर बाई सी, ये आ जाएगा -2,1। अब जरा पॉइंट को रखिए तो ये आ जाएगा कितना 3,6, ये आ जाएगा कितना -2,1, इसी का जस्ट इमेज होगा -2,-1, इसी का जस्ट इमेज होगा 3,-6। अगर यहां से यहां के लेंथ की बात करें, इसका अब एरिया की बात करें, अब आपसे जो पूछ रहा है आप बताइए, आपसे जो पूछ रहा है आप बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल A1 A2 A3 A4, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इस साइड लेंथ 1 ऊपर है 1 नीचे है तो 2 हो जाएगा, 6 ऊपर है 6 नीचे है 12 हो जाएगा, और इंटू दोनों के बीच की दूरी, ये कितना है 3, ये कितना है 3 और ये कितना है 2, ये 2 और 3, तो 2 + 3 यहां से कितना हो गया 5, 12 और 2 14/2, 7 × 5 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या बोल रहा है, टेंजेंट T1 एंड T2 मीट्स एट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां पर मिल रहा है, यहां पर दोनों को सॉल्व कर दिए, दोनों टेंजेंट को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या नजर आ रहा है, x बराबर y कर दीजिए, इतना बराबर इतना, 2x बराबर -6, x बराबर -3, -3,0। ये टेंजेंट T1 एंड T2 कहां मिलेगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -3,0 पे,
एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 35 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड द टेंजेंट T1 T2 मीट्स एट द एक्स एक्सिस एट -3,0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब आप पकड़िए बात को कि जिस तरीके से सवालों में शब्द दिए जाते हैं, शब्दों को आप पकड़ के आगे बढ़ते जाइए, बनता जाएगा। बहुत ज्यादा हुआ तो कभी कलाल ज्योमेट्री का खूबसूरती भी आपके सामने छोटा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा पेश कर सकता है, कभी कलाल ऐसा देखने को मिल सकता है। अब आइए 2022 में, अब देखिए खूबसूरती इस टॉपिक का कि कैसे सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। सो यू कैन फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी इजी, इट इज स्कोरिंग, और ये आ भी रहे हमेशा, मतलब साफ है, इससे इसके बारे में पूरी तरीके से तैयार होके जाना चाहिए। मतलब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरी तरीके से तैयार करके रखिए, चाहे जेई मेंस हो और चाहे जेई एडवांस हो, दोनों जगह फायदा पहुंचाएगा। और इसकी समझ अच्छी होगी तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी मतलब थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल जाता है। एनालॉजी आप लगा सकते हैं, यहाँ लाइन पढ़ते हैं, वहां प्लेन पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले एक जैसे रहते हैं, अप्रोचेस वैसे दिख जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कंसिडर द एलिप्स, एक एलिप्स दिया हुआ है, हाँ भाई साहब, एक एलिप्स दिया हुआ है, एक्स के नीचे बड़ा है, फिर से ऐसे हॉरिजेंटल होगा, वाई के नीचे बड़ा होगा, वर्टिकल होगा, सिंपल है। एच एक पॉइंट है, 0, इसका एक्स वर्टेक्स होगा 2 से पहले, यानी एच एक पॉइंट है 2 से पहले, मतलब वर्टेक्स के पहले। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब मेजर एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींचा जाता है जो क्रॉस करता है इलिप्स को और ऑक्सिलरी सर्कल को, ऑक्सिलरी सर्कल और इलिप्स को क्रॉस करता है, क्रॉसेस इलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब इलिप्स को ई पे कट करता है और ऑक्सिलरी सर्कल को एफ पे कट करता है। इसका खुद का नाम एच है, खुद का नाम एच है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएंगे, इलिप्स को ई पे कट करेगा, सर्कल को एफ पे कट करेगा, ऑल राइट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस कट जाएंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो क्लैरिटी दिया है कि भैया आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहे हैं, ठीक है सर। द टेंजेंट टू द इलिप्स, अब इलिप्स पे टेंजेंट की बात हो रही है, एट द पॉइंट ई इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट जी। तो अभी ई पे टेंजेंट पे जो वहां इलिप्स पे पॉइंट ई आया, वहां पर टेंजेंट खींचे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जी पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जी पे कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ये भी सही बात है भाई। सपोज दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, अब और भी बातें हैं, सारी बातों को कनेक्ट करके दिमाग में रखना, यही यहां पर जरूरत है। सपोज दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड ऑरिजिन, एफ कहां पे है, ऑक्सिलरी सर्कल पे, एफ कहां पे, ऑक्सिलरी सर्कल पे, ठीक है। ऑरिजिन मेक्स एन एंगल फाई, एफ को ऑरिजिन से जोड़ दो, वो फाई एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से, और उसके आधार पे ये जवाब देना है। अब देखिए, अब इसमें क्या बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, सारे में एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, केवल फाई अलग अलग होगा। यानी ये सवाल तो आसान हो गया, देखने में पेचीदा लग रहा है, ये सवाल आसान हो गया, ये सवाल आसान हो गया, देखने में पेचीदा। अच्छा, ये मैचिंग की बात कर रहा है, ये देखिए मैचिंग की बात कर रहा है, इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं। वन का आर, तो अगर वन का आर आ गया तो इजी दोनों में से होगा, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। अगर क्यू आ गया तो ये दोनों आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लिया हम यहां वन आ गए, अब टू में आते हैं, इन दोनों में से टू में एस आ गया तो ये खत्म आंसर, टू में टी आ गया, ये कभी कभी ये भी दिमाग लगाना है, सारे बनाने नहीं होते। चलिए अब हम बात करते हैं जो पीछे कहा गया है। अब हमने क्या किया कि सारी बातों को एक साथ बताया, मेरे दिमाग में बैठा, लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो जैसा कहता है वैसे आप उसी समय करते चले जाइए, उसी समय करते चले जाइए। मैं यहां पर यहीं पर जगह बनाता हूं ना, यहीं पर जगह बनाता हूं तो ज्यादा थोड़ा सा समझने का संभावना आपका बढ़ जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले मैं ऑक्सिलरी सर्कल ही ले लेता हूं, उसके भीतर मैं बनाता हूं ऐसे करके इलिप्स,
इलिप्स के बारे में आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इलिप्स का मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हो जो बनाते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल है जिसका इक्वेशन आपको पता है। इसका अगर इक्वेशन पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 होगा। अब सवालों के साथ चलिए, क्या बोला, एक कोई पॉइंट है एच, एच कहीं यहां होगा क्योंकि 0 और 2 के बीच में ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 0, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट होगा। इससे पैरेलल ऐसे खींच दिया तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ऐसे चले गए। इस पॉइंट को आप ई कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप एफ कह रहे हैं। ई पे एक टेंजेंट खींचा गया, यहां पर आप एक टेंजेंट खींच दिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जी पे मिलता है, वो एक ऑरिजिन है, वो ऑरिजिन है, और ओ और एफ को मिलाते हैं तो इस एंगल का नाम दिया गया, इस एंगल का नाम दिया गया है, इस एंगल का नाम दिया गया है फाई। आपको याद हो होगा, इसी को कहते हैं एसेंट्रिक एंगल। नहीं, ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट लिए ए कॉस थीटा, ये तो पॉइंट आपको कंसीडर करना आसान हो जाएगा, ये पॉइंट कंसीडर करना आसान हो जाएगा। ए कॉस थीटा मतलब ए कॉस फाई, ए साइन फाई। ये क्या कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, मतलब यहां पर अगर ये फाई दिया है तो इसमें सर्कल पे पॉइंट एक्स एक्सिस से दिया है, सर्कल पे पॉइंट मानना ये आर है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा बहुत ही आसानी से मान सकते हैं। अच्छा, अब उससे जब ऐसे आप आ रहे हो, ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट एच है, उससे जब ऐसे आप आ रहे हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है 2 cos फाई ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो बी यहां हो जाएगा √3 साइन फाई। पैरामेट्रिक फॉर्म में कितना आसानी से चल रहे हैं। अब ये जब पॉइंट आ गया, ई का कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स x1 एक्स x1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई y1 वाई y1 √3 साइन फाई डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1। अब आपको जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, जी का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे सर, y को 0 कर दो, एक्स एक्सिस से y को 0 कर दो, y को 0 कर दो तो x आ जाएगा, तो ये 0 खत्म, 2 उधर बटा कॉस 2 सेक फाई कमा 0, ये जी का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस ट्रायंगल का एरिया, एफ जी एच, एफ जी एच, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया एफ टी एच, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, राइट, इस ट्रायंगल का एरिया। एच के बारे में पता है क्या, एच के बारे में पता है क्या, हां सर एच के बारे में पता है। एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत आसान होगा सर, ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं हो तो 2 cos फाई होगा, एच क्या होगा 2 cos फाई होगा, एच होगा 2 cos पाई कमा 0। अब बताइए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एफ एच जी, एफ जी एच में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच हाफ इंटू बेस, बेस कितना नजर आ रहा है, बेस मतलब ये यहां से यहां तक, ये वाला, इसको कह दो बेस, ये वाला हाइट, ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया आपका। तो हाइट हो जाएगा यहां से वहां तक 2 साइन फाई, बेस हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 सेक फाई, x2 माइनस x1, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x2 माइनस x1, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा रिजल्ट आपके पास है, 2 सेक फाई माइनस 2 कॉस फाई इंटू हाइट, हाइट कितना है 2 साइन फाई, बहुत सही, 2 कॉमन ले ले, 2 कैंसिल, एक 2 तो यहां बच ही जाएगा, सेक फाई को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई, और नीचे में साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan फाई। ये आपका एरिया आ जाएगा भाई साहब, यही आपका एरिया आ जाएगा, यही आपका एरिया आ जाएगा। अब इसमें फाई बदलते रहिए, इसमें आप फाई बदलते रहिए, चीजें आते रहेंगी। पहला ऑप्शन में कह रहा है फाई का क्या क्या वैल्यू रखा, फाई का वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 3। तो पहला में देखो फाई बराबर पाई बाई 4, पाई बराबर पाई बाई 4, एरिया बराबर कितना, पाई बाई 4 रखोगे 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। पाई बराबर पाई बाई 3 रखोगे, एरिया बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 का मतलब ये 2, ये हो जाएगा √3/2, 3/4 और इंटू √3/2। ऐसे करके सारे निकाल सकते हैं। और भी एंगल दिया पाई बाई 6, पाई बाई 12। मैं आपको ये करता हूं, इसका क्या होगा, पहला पाई बाई 4, इसका 1 आया है तो 1 का क्यू हो गया। दूसरा 3√3/2, 2 का टी हो गया। वैसे ही इसको रखिए, इसको रखिए, 1 का क्यू और 2 का टी, 1 का क्यू ये दोनों तो गया, 2 का टी यही हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है आगे बढ़ाने का। आप चाहो तो इसका रख करके एंगल निकाल सकते हो, इसका रख करके एंगल रख करके पाई बाई 6 रख दो, पाई बाई 12 रख दो, पाई बाई 6 रख दो, पाई बाई 6 पे अच्छा है, पाई बाई 12 15 डिग्री पे साइन का वैल्यू पता है, tan का वैल्यू, क्यों कैलकुलेट करने जाओगे, सेव योर टाइम, इट्स वेरी सिंपल राइट, सेव योर टाइम फटाफट। मतलब ये आगे आपको क्या करना है, इस कहे गए के अनुसार ये डायग्राम, अब चूंकि यहां पर है ये, इसको बनाने के लिए मैंने छोटा सा कर दिया, तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर क्लैरिटी नहीं है, क्लियर पिक्चर होना चाहिए। अगले में बनाते कनेक्शन नहीं होता सर, क्योंकि शब्द इसमें कह रहा है बार बार इधर उधर चेंज करता है, इसलिए मैंने यहां बनाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द ईयर 22 हो गया, अब 21 में आ जाओ, पढ़ो। और मैं तो कहता हूं कि इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर देन व्हाई डोंट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अपने से एक अटेम्प्ट दो और फिर उसके बाद बन जाता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता है एक बार देखो कि क्या कमी रही, और कुछ नहीं करना है। डोंट जस्ट एंजॉय द लेक्चर बाय वॉचिंग द वीडियो, मूवी की तरह चल रहा है, वीडियो की तरह चल रहा है, हाँ चीजें समझ में आ रही है, वो दिमाग में फ्लो तो टीचर बना ही देंगे, कोई भी टीचर क्या आपका दोस्त भी समझाएगा, समझ में आ जाएगा। हमें खुद से अटैक करने के लिए सीखना है, ये कोशिश करनी है, ठीक है ना। चलिए ई विद द एलिप्स, ओके, फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी क्यू क्यू डैश ऑन ई, इस ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, अच्छी बात है, ये एलिप्स है। आप जितने इधर उधर के सवाल बनाते हो, एक बात और देखिए, मैं बीच में बोल देता हूं कि जब आप इधर उधर के सवाल बनाते हैं उसमें बहुत सारे सवालों में आपको कुछ उटपटांग सी चीजें रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहता है। आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस को बनाइए और महसूस कीजिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म से इधर उधर भटकता नहीं है। तो वैसे जगहों पे वो प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिए सही है, लेकिन नहीं बनता है, परेशान नहीं होना है, उस तरीके के सवाल नहीं। सवाल किस तरीके के आते हैं देखिए, जेई एडवांस के हर जगह आपका स्टैंडर्ड 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 है, पेचीदापन नहीं कर दिया गया है। कभी कलाल बहुत रेयर होगा, शिफ्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है। ए ई बी द एलिप्स फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ऑन एलिप्स, ठीक है। पी क्यू क्यू डैश, लेट एम पी क्यू, ये क्या है, एम पी क्यू तो पॉइंट है, एम पी क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। अच्छा, आप इस सवाल को छोड़िए, इस पॉइंट को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए। पी क्यू के बगल में एम लगा दिया, मतलब यह कह रहा है कि एम ए बी अगर मैं लिखूंगा तो ये ए और बी का मिड पॉइंट है, एम जी एच लिखूंगा तो जी और एच का मिड पॉइंट है। ये एक अलग से डेफिनेशन दे दिया, इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव शब्द आपको वहां पर देंगे, जिससे मतलब निकालना पड़ेगा। जो कहेगा कि ऐसा है तो वैसा ही सोचो, वो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को किसी और तरीके से डिफाइन कर देगा, तो वैसे ही आप फॉलो करो, उसी को फॉलो करो। तो ये नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। एमपी क्यू मतलब पी और क्यू का मिड पॉइंट, ओके। एमपी क्यू डैश मतलब पी और क्यू डैश का मिड पॉइंट, वेरी गुड। देन अब यहां से ये इंफॉर्मेशन हो गया, अब यहां से सवाल,
मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये क्या है, पी और क्यू का मिड पॉइंट, ये क्या है, पी एंड क्यू डैश का मिड पॉइंट। मतलब पहले हम इलिप्स को छोड़ो, पहले हम इस तरीके की अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश की जाए कि ये P है, ये Q है और ये Q डैश है, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां होगा, ये और ये भाई साहब, ये आपका एम पी क्यू है, ये आपका एम पी क्यू डैश है। आप इसको इलिप्स को अभी छोड़िए, 3 पॉइंट पे सोचिए, 3 पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इलिप्स पे 3 पॉइंट लोगे अलग अलग जगह पे, तो आपका ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो कितना अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया कि सर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको अगर जोड़ देंगे ना, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये पॉइंट को जोड़ने लगा, इसका पैरेलल होगा, इसका नाम मैं अगर ए दे दूं, इसका नाम अगर मैं बी दे दूं, तो ए बी विल बी पैरेलल टू, इसके मिड पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं ए, इसका नाम दे रहा हूं बी, ए बी विल बी पैरेलल टू क्यू क्यू डैश, एंड आपको पता है कि ए बी विल बी हाफ और क्यू क्यू डैश, यानी इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट का दूरी, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ होगा। बेसिक 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हाफ होगा अगर इसके बीच की दूरी का, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर ये है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू समझिएगा थोड़ा सा, ये तो हाफ है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी Q इंटू क्यू डैश का मैक्सिमम वैल्यू। ये इलिप्स पे 2 पॉइंट है, Q एंड क्यू डैश आर 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, 2 पॉइंट के बीच में मैक्सिमम दूरी क्या होगा, मेजर एक्सिस। Q और क्यू डैश अगर इलिप्स की बात करें तो मैक्सिमम दूरी ये मेजर एक्सिस होगा, मिनिमम यहां पर ये वाली बातें कर सकते हैं, ये मैक्सिमम यहां पर ये वाली बातें कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम दूरी जो होगा ये आपका 4,0 है और ये -4,0 है, तो मैक्सिमम जो होगा इसका वैल्यू 8 होगा, 1/2 इंटू 8 एंड 4 विल बी योर राइट आंसर। सी द ट्रिकी क्वेश्चन इन जेईई एडवांस। जेईई एडवांस के वो भी सवाल हैं, ये भी सवाल हैं, ये देखिए यूं आप कर गए, बस ये छोटी सी बात पकड़ लेनी थी। ज्योमेट्री का मैंने बोला ना, शब्द और ज्योमेट्री दोनों का मिलावट है, ये टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा कुछ परेशान करता है तो सबसे पहले इसके शब्द ही परेशान करते हैं। 4, 5, 8 लाइन में ऐसे करके लिखते रहेगा, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है। उन सारी चीजों को ज्योमेट्रिकली, पिक्चोरियली उतार देना कॉपी पे, वही एक समस्या रहती है, ठीक है। तो वो आप कर ले सकते हैं, यानी सवाल आप बना ले जाएंगे, ठीक है। देखिए 2020 में देखते हैं, लेट ए बी लेमडा बी पॉजिटिव रियल, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। P इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लैटस रेक्टम, ये पैराबोला है, अगर पैराबोला को देखें y² इज इक्वल टू 4 लेमडा x, x एक्सिस, y एक्सिस। ये लैटस रेक्टम क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर को एक्सिस होता है। तो ये लेमडा 0 इसका फोकस है, ये पॉइंट होगा लेमडा 2 लेमडा, लेमडा -2 लेमडा। सपोज P इज एन एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। अब P पॉइंट को क्या मान सकते हो, या तो इसको कह सकते हो या तो इसको कह सकते हो, जिसको भी कह लो। कुछ ऐसा कुछ दे रहा है, ए बी लेमडा है पॉजिटिव, P इज एन एंड पॉइंट। लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, मतलब साफ है इसमें कुछ P के बारे में बोला है क्या, नहीं बोला है। तो P को आप क्या कह सकते हो, P को आप मान लेते हैं हम इसको, P जो है हमारा पॉइंट लेमडा 2 लेमडा है। आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, मैंने उसको मान लिया, ठीक है। अगला हिस्सा इसका है सवाल का, सपोज द एलिप्स पासेस थ्रू पॉइंट P, ये पॉइंट से पास करता है। अब हमें नहीं पता आगे इस्तेमाल होगा कि नहीं, अगर ये पॉइंट से इस्तेमाल होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा,
ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो उससे एक इक्वेशन आ जाएगा, उससे एक इक्वेशन हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, वी डोंट नो। मैं वो बता रहा हूं कि सवाल पढ़ते पढ़ते जो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं उसको आप चाहें तो कॉपी पे उतारते चलो, और नहीं तो दिमाग में रखते चलो। एक बार जब जब जरूरत पड़ेगा उसका मतलब आप उसको उतारना। ठीक है सर, यहां लेमडा रख दिया, यहां -2 लेमडा रखेंगे तो भी स्क्वायर, यही बात बनेगी। ठीक है सर, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट पी ओके आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पर इंफॉर्मेशन मस्त वाला है, टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी से इलिप्स भी पास कर रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं। पॉइंट पी इलिप्स पैराबोला पे है, उस पे टेंजेंट निकाल सकते हैं। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखिए, ये आपका यहां पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी टू द पैराबोला। पॉइंट पता है तो वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x प्लस x1/2, और कुछ भी दिमाग लगाना है लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। y बराबर यहां से 2 से 2, ये y बराबर x प्लस लेमडा, इसका स्लोप कितना आएगा 1। क्यों सर स्लोप क्यों निकाले? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यही बातें तो हम लगाने वाले हैं आगे चल के। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू द इलिप्स, एक्स स्क्वायर के जगह, यहां पर एक्स स्क्वायर के जगह रखेंगे x(1), पॉइंट P आपका क्या है लेमडा कमा 2 लेमडा, एक्स स्क्वायर की जगह x(1) अपॉन a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह y(1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप कितना आएगा? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, लेमडा बाई a स्क्वायर 2 लेमडा बाई बी स्क्वायर का माइनस, मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर, लेमडा लेमडा कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि सर स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट 1 इंटू m1 गुने m2 माइनस 1, m1 गुने m2 माइनस 1, ये वाला लगा दो परपेंडिकुलर होने के लिए, तो m1 गुने m2 माइनस माइनस कैंसिल, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहां देखो कौन बड़ा है, b बड़ा है, ये a बड़ा है। क्या पूछ रहा है? एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, एसेंट्रिसिटी क्या होता है? एसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो सर E इज इक्वल टू √1 माइनस छोटा बटा बड़ा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी जो है वो किसके बारे में बताता है? सेमी माइनर एक्सिस के बारे में। यहां कौन छोटा है? बी ए स्क्वायर का दुगना है, मतलब बी बड़ा है, तो यहां पर होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको इधर 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, तो 1/√2 इज योर करेक्ट आंसर, 1/√2 इज योर करेक्ट आंसर, 1/√2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो आपके पास यहां पर कुछ बातें हैं ही नहीं करने के लिए, जे एडवांस है, डर लगता है, डर लगने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मतलब आप कोनिक सेक्शन में वाहवाही लूट सकते हो। ये देखिए किस तरीके के सवाल है, किस तरीके के सवाल है, इस सवाल को पढ़िए थोड़ा ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कि सारे ईयर में 2400, 2300, 2200, 2100, आपके पास 1900, सब जगह से सवाल दिख ही रहा है। 21 में, अच्छा वही 21 हो गया, 20 हो गया, ये 19 है, तो आप हर साल सवाल आप देख पा रहे हैं। इस सवाल को देखते हैं क्या है। डिफाइन द कलेक्शन E1, E2, E3, मतलब E1, E2, E3, E1, E2, E3 ये सारे इलिप्स हैं, ये सारे इलिप्स हैं। R1, R2, R3 डॉट 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 ये सारे रेक्टेंगल्स हैं, ये सारे रेक्टेंगल्स हैं। E1 के बारे में बात किया है, E1 के बारे में बात किया है कि E1 पहला इलिप्स ये है,
फिर आगे बोल रहा है R1 जो है रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विथ साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस। R1 जो है रेक्टेंगल है, कैसा रेक्टेंगल? लार्जेस्ट एरिया का विथ साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा रेक्टेंगल जिसका साइड पैरेलल टू एक्सिसेस हो, एक्सिसेस के पैरेलल। इंस्क्राइब्ड इन द E1, यानी E1 के भीतर, यानी अंदर से साइड को टच करता हुआ जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा। इंस्क्राइब्ड मतलब उसका वर्टेक्स जो है E1 पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, पैरेलल, उसके जो साइड्स होंगे पैरेलल टू एक्सिस होंगे, लार्जेस्ट होना चाहिए। ये सारी बातें हैं R1 के बारे में। यानी R1 जो है किसके अंदर है? E1 के अंदर है। ध्यान से, R1 E1 के भीतर है। दूसरा पॉइंट, EN क्या कह रहा है? EN यहां नाम दे दिया AN, मतलब यहां EN है, AN हो गया, E2 है, A2 हो जाएगा, E3 है, A3 हो जाएगा, ऐसा कुछ नोटेशन दे रहा है। ये कह रहा है इलिप्स ऑफ द लार्जेस्ट एरिया। ये जो इलिप्स है कैसा है? लार्जेस्ट एरिया है। किसके भीतर? इन Rn-1, n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 का मतलब यहां पर अगर यहां 2 रखोगे, यहां 2 रखोगे तो E2 R1 के भीतर होगा, E3 R2 के भीतर होगा, En Rn-1, यहां n बराबर 2 रखोगे तो यहां 2 रखने से R1 आएगा, यानी E2 R1 के भीतर होगा, E2 R2 के भीतर होगा ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1। क्या समझे? एक इलिप्स दिया हुआ है सर, शब्दों से अब आगे बढ़ा जाए, अब शब्दों से आगे बढ़ा जाए, शब्दों से आगे बढ़ा जाए, मजा नहीं आ रहा तो हम पहले यहां पर एक इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, ये इलिप्स है आपका E1, ये है 3,0, ये है 0,2। अब R1 रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस, इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है, इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है, मान लिया ऐसा कुछ। पैरेलल टू एक्सिस, इसका नाम है आपका E1, सॉरी इसका नाम है रेक्टेंगल R1, E1 के भीतर R1। और दूसरा कहता है EN, n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 के लिए शुरू करना है। E1 तो ऑलरेडी डिफाइन है, n ग्रेटर देन मतलब 2, E2 कहां पर होगा? R1 के भीतर, R1 के भीतर E2 आएगा, R1 के भीतर E2 आएगा। कैसा? ऑफ लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट का मतलब इसको टच करता हुआ लार्जेस्ट कब होगा? जब यहां से यहां तक जा सके, ऐसा जा सके। थोड़ा सा डायग्राम को आप संभालिए, बाकी मैं संभालता हूं। ये आपका होगा E2, फिर इसके भीतर एक लार्जेस्ट, फिर बोलता है Rn, फिर से सुनिए, Rn रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन En, यानी Rn En के भीतर है, n ग्रेटर देन 1। Rn क्या होगा? R2 क्या होगा? E2 के भीतर। R3 कहां होगा? E3 के भीतर। E2 के भीतर R2 होगा। ये E2 होगा, सॉरी R2। इस तरीके से अंदर आप जाते जाओगे। एक बात समझिए, मेरे बात को, एक बात को समझिए थोड़ा सा, कि सर अगर ये प्रोसेस फॉलो होगा तो एक छोटा सा पैटर्न केवल समझना था कि ये शब्द क्या कह रहा है। E1 R1 तो पहला ही लाइन में क्लियर है, ये क्या कह रहा है? तो EN जो है लार्जेस्ट एरिया वाला इलिप्स है, इलिप्स ऑफ लार्जेस्ट एरिया, जो कि रेक्टेंगल के भीतर है। रेक्टेंगल के भीतर लार्जेस्ट एरिया तब होगा जब यहां तक मैक्सिमम फैल जाओ, यहां तक मैक्सिमम फैल जाओ, ऊपर ऊपर टच कर लो, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ओके सर। और Rn क्या है? तो उसी En के भीतर है। Rn क्या है? लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद पैरेलल टू द एक्सिस, जिसका साइड हो इंस्क्राइब्ड इन En, E2 के भीतर R2, E3 के भीतर R3, ऐसे करके। ओके सर, पहले R1 पे बात करते हैं। यहां पर A है, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं देखूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A cos थीटा
ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब आप सिमेट्रिसिटी लगाइए, अगर ये पैरेलल टू एक्सिस है, अगर ये साइड पैरेलल टू एक्सिस है तो जैसा इधर होगा सिमेट्रिसिटी से, जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। ये इसी का इमेज इधर होगा, इसी का इधर इमेज होगा। सिमेट्रिसिटी से ये बातें आ जाएगी, सिमेट्रिसिटी से ये बातें आ जाएगी कि अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म करना है, लार्जेस्ट रहना चाहिए और पैरेलल टू एक्सिस होना चाहिए, तो ये क्या होगा, जैसा इधर वैसा इधर। तो R1 का रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा तो जितना एक्स इधर उतना एक्स इधर, तो 2 × 3 cos थीटा, जितना ऊपर उतना नीचे तो 2 × 2 sin थीटा। यहां से कितना आ जाएगा, अच्छा ये जनरल कर लें, जनरल कर लें क्या, कोई भी एक रेक्टेंगल होगा, कोई भी एक रेक्टेंगल होगा, यहां पर बात कर लें, इसको जनरल कर लेते हैं, इसको 3, 0 के जगह 0, ऐसा कर लेते हैं, जनरल कर लेते हैं। सर जनरल से क्या होगा, जनरल से क्या होगा कि हमारे पास हर एक बार एक रेक्टेंगल होगा, उस सॉरी ये इलिप्स होगा, उसके अंदर में एक रेक्टेंगल होगा, हर बार यही करना है, तो हर एक बार ये लेंथ तो बदलता जाएगा, तो बेहतर है उसको हम जनरल कर लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका जनरल करने से हमें ज्यादा सहूलियत मिलेगा कि हर एक इलिप्स, इस इलिप्स हर एक इलिप्स के लिए बात हो पाएगी, फिर जिसका मेजर एक्सिस ए, मतलब ये ए हो जाएगा और ये 2a और 2b के आधार पर हम बातें कर पाएंगे। यहां पर क्या बात करेंगे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है सर। यहां पर क्या बात करेंगे, यहां पर क्या बात करेंगे, 2 × a cos थीटा और 2 × b sin थीटा। साइन और कॉस दिख रहा है तो उसके साथ 2 को मतलब कर दीजिए, साइन और कॉस दिख रहा है तो उसके साथ 2 को कर दीजिए, 2 sin cos sin 2 थीटा, तो एक 2 बच जाएगा, 2ab sin 2 थीटा, ये आ जाएगा। जनरल कोई भी रेक्टेंगल लोगे तो उसका एरिया ये आ जाएगा। अगर आपका एलिप्स का साइड लेंथ, ये आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में पता हो तो उसके अंदर जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया ये आ जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एरिया होगा 2ab व्हेन ये 1 होगा, ये 1 होगा मतलब 2 थीटा 90 डिग्री, मतलब थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। मतलब अगर इस E1 के लिए शुरुआत करें, अब हम यहां पर ना एक कोशिश करते हैं, E1 R1, E1 में मैं नोटेशन देता हूं A, B और उसके करस्पॉन्डिंग R1 नोटेशन देता हूं। क्या नोटेशन है, E1 का मेजर, सेमी मेजर और सेमी माइनर्स, ठीक है। अब E2 पे आ जाओ, इसमें इसका रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा, मैक्सिमम एरिया 2 × AB, 2 × AB, R1 का मैक्सिमम एरिया 2 × AB। E2 में आ जाओ तो E2 क्या क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो, E2 जो रेक्टेंगल सॉरी एलिप्स है, E2 जो एलिप्स है वो किसके भीतर है, इसके रेक्टेंगल के भीतर। इस रेक्टेंगल का साइड लेंथ क्या होगा, साइड लेंथ ये होगा, ये कौन सा साइड है, a cos थीटा, थीटा बराबर कितना होगा π/4, a/√2, ये बन जाएगा a/√2। ये बात चमका, जिस समय थीटा बराबर π/4 होगा उस समय ये रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा, ये रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम रेक्टेंगल होगा उसी के भीतर हमको इलिप्स E2 बनाना है, उसी के भीतर इलिप्स E2 बनाना है, R1 के भीतर ही E2 बनाना है। तो R1 के भीतर अगर E2 बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे, मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम चाहिए, तो ये पता होना चाहिए, ये कितना होगा, थीटा बराबर π/4 के कारण a/√2 b/√2। अच्छा यहां पर बनेगा a/√2 b/√2। कैसे पता चला सर, ये मैं क्या बता रहा हूं, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। R2 यहां पर कितना होगा, मैक्सिमम, तो इसके लिए a गुने b था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 × a/√2 × b/√2।
अब इसी पैटर्न को मैं फॉलो कर दूं क्या? यहां ए था तो a/√2 हुआ। अब इसके भीतर इस E1 के भीतर रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल के भीतर E2 आया। अब हम उसको भूल जाते हैं, अब E2 को मान लेते हैं। E2 के भीतर एक रेक्टेंगल आया R2, और R2 के भीतर एक बनेगा क्या यहां पर? R2 के भीतर एक बनेगा क्या यहां पर? R2 के भीतर क्या बनेगा? एक इलिप्स बनेगा E3। तो अब इसके स्टेप के लिए ये आया, अब अगले के लिए ये आपका यहां पर ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा। सो वी कैन कंटिन्यू। ये ए था तो a/√2 बना उसके भीतर में मैक्सिमम होने के लिए। अब ये a/√2 है, इसके भीतर में रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल के भीतर इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स के भीतर रेक्टेंगल R1, R1 के भीतर E2। यहां से ये गए, यहां से ये आया। अब इसके भीतर R2, R2 के भीतर ये आने के लिए a/√2, मतलब ये a है तो यहां हो जाएगा इसका /√2, तो a/√2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा b/√2 का होल स्क्वायर। इसके भीतर आएगा R3, और R3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? R3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू a/√2 का स्क्वायर b/√2 का स्क्वायर। मतलब यहां तो एरिया मैक्सिमम का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए होगा ये बी होगा, इन दोनों को गुना करके। ये तो मुझे पैटर्न ही समझ में आ गया। कैसे सर? इसमें a1 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहां √2 है, √2 स्क्वायर है। मतलब अगर en की बात करें ऐसे करके जनरलाइज कर दें, यहां पर 3 में 2 है, 2 में 1 है, मतलब √2 का पावर n-1, ऐसा कुछ बात बनेगा। p/√2 का पावर n-1, ऐसा कुछ बात बनेगा। इसका Rn निकालना हो मैक्सिमम, एरिया में तो कुछ बात ही नहीं है, ये दोनों गुना कर देंगे, √2 का पावर n-1 इंटू बी गुने √2 का पावर n-1, ये सब एरिया आता रहेगा। एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, फिर से इसको समझिए कि ये E1 है, E1 के भीतर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल वो R1 है, R1 के भीतर मैक्सिमम एरिया का एलिप्स वो E2 है, E2 के भीतर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल वो, ऐसे चलते चले जाइए। तो पहला और दूसरा में जो रिजल्ट आएगा, पहला और दूसरा में जो रिलेशन आएगा, वही रिलेशन कंटिन्यू होकर के कुछ इस तरीके की बात कर जाएगा। अब आपके पास जो सवाल है, वो सवाल में जो ऑप्शंस हैं आप उसके अनुसार देखते जाइए क्या क्या कह रहा है। इसेंट्रिसिटी ऑफ E18, हमने यहां E18 एंड E19, अच्छा E18 एंड E19, एसेंट्रिसिटी क्या होगा? जनरल निकालते हैं, जनरल निकालते हैं। ये एसेंट्रिसिटी क्या होगा? इसमें एक बड़ा है या बी? ए बड़ा है। इसको अगर मैं शुरुआत मान लूं ए और इसको मान लूं a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ए बड़ा है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा? एसेंट्रिसिटी हम En कह देते हैं। En मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स En, जनरल, ठीक है। तो रूट अंडर 1 माइनस कौन होगा? तो En का समय ये बताइए, बी स्क्वायर भाई ए स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, ये तो वही आ गया। मतलब एसेंट्रिसिटी किसी का चेंज नहीं हो रहा है। जो ओरिजिनल में ये √2 से डिवाइड होकर दोनों में क्या हो जा रहा है? कट ही जा रहा है। एसेंट्रिसिटी किसी का चेंज नहीं हो रहा है। 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर कितना आएगा? 4/9, 9 माइनस 4 5, √5/3। एसेंट्रिसिटी में मुझे परिवर्तन नहीं दिख रहा। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों में। तो b/a करेंगे, दोनों में ये कैंसिल होकर वापस वही बचेगा। तो एसेंट्रिसिटी En का कांस्टेंट है, 1 E1 E2 E3 सब का कांस्टेंट है। तो बोला एसेंट्रिसिटी ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। ये गलत है, ये गलत है। तुम सही नहीं हो भाई, तुम गलत हो। डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम सेंटर, फोकस का सेंटर से दूरी AE के बराबर होता है। फोकस का सेंटर से दूरी AE के बराबर होता है। तो AE बराबर होता है A स्क्वायर E स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, A स्क्वायर E स्क्वायर होता है। या चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो AE, मतलब इसका A9 इसका E9। A9 में यहां पर क्या बात बनेगी? A9 में यहां पर क्या बात बनेगी? A9 मतलब
यहां पर, यहां से देखो E9 का E1 E2 E3 A9 का मतलब यहां से बात बनेगी क्या, A अपॉन √2 का पावर 8 इंटू E9 तो हो जाएगा √5 अपॉन 3। ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है, ए शुरुआत वाला 9 है, 9 ए स्क्वायर 9 है तो ए बराबर 3 हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। √2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, √5/16 आ जाएगा। ये भी गलत है, ऐसे निकालते हैं, या मैं जनरली ऐसे प्रीफर करता हूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से डायरेक्ट ए ई बराबर निकल के आ जाता है, यहां से डायरेक्ट ए ई बराबर निकल के आ जाता है, डायरेक्ट ए ई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। सेंटर से फोकस, सेंटर होता है 0,0, स्टैंडर्ड इलिप्स, सारे इलिप्स जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड आ रहे हैं, सेंटर 0,0 है, फोकस ए0 होगा, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर ए ही होगा, कोई भी रहे ए ही होगा, फोकस से सेंटर फिक्स है ए ही होता है। तो E9 में पूछ रहा है तो A9 E9, एसेंट्रिसिटी सबका तो फिक्स्ड ही आ रहा है, निकाल लिया, इसके बराबर नहीं आ रहा है, गलत हो गया। ये क्या बोल रहा है, सिग्मा n बराबर 1 से n एरिया ऑफ Rn, मतलब R बराबर यहां 1 रखोगे तो R1 का एरिया, और R1 मतलब क्या है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट को मैंने क्या बोला है 2 इंटू ए बी। यहां से देखो 2 इंटू ए बी, ए 3 है और बी, ए 3 है और बी 2 है, तो 3 गुना 2 गुने 6, यहां 2 गुने, ये ए बी 6 होगा, ये 2 होगा, 2 गुने 6, समझ रहे हैं, ए बी तो सब में, ए बी सब में आ रहा है, 2 गुने ए बी 6 होगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। बड़ा अच्छा है, इसी में 2 से डिवाइड हुआ, इसी में और 2 से डिवाइड हुआ, मतलब ये जीपी टाइप का चल रहा है, ये जीपी टाइप का चल रहा है। एरिया ऑफ R1 2 इंटू 6, एरिया ऑफ R2 2 इंटू 6/2, एरिया ऑफ R2 2 इंटू 6/2 स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन, कितना बार, n बार, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक रखना है। अच्छा n टर्म्स के और आगे कर दो तो वो और समेशन बढ़ जाएगा, ऐसे लिख दो अगर 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6/2 प्लस 2 इंटू 6/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6/2 क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी, ये n तक है वो इंफिनिटी तक है, तो वो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होगा, वो स्वाभाविक से बात है ज्यादा होगा, तो वो वैल्यू इससे तो छोटा ही होगा। ये n टर्म्स तक है वो इंफिनिटी तक, तो ये वैल्यू उससे छोटा होगा, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, 2 इंटू 6 सब में कॉमन नजर आ रहा है, 1 प्लस 1/2, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है, क्या बात बनेगी 2 इंटू 6 1/1 माइनस 2, 2 दूना 4 24, एरिया इज लेस देन 24, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। ये n टर्म्स का कोई भी n टर्म्स ले लो, इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो उससे तो छोटा ही होगा, ये n टर्म है वो इनफाइनाइट टर्म है, ज्यादा से ज्यादा वहां तक जा सकते हैं, तो ये वैल्यू उससे छोटा होगा, n कुछ भी रखो उससे तो छोटा ही होगा, 24 से छोटा होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है E9, लैटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो E9 में हम लिख देते हैं B9 नोटेशन के अनुसार अपॉन A9, मतलब मैं यहां पर नोटेशन ऐसे दे रहा हूं, E1 के लिए A1 B1, E2 के लिए A2 B2, A3 B3, अब B स्क्वायर अपॉन A यही होता है, तो B9, अब 2 इंटू B क्या होगा यहां पर, तो B अपॉन √2 का पावर 8 होल स्क्वायर, पहला A B है, उसी में जनरल हमने निकाला, उसी में जनरल हमने निकाला है, En के लिए ये An है, ये Bn है, यहां पर क्या लिखूंगा A/√2 का पावर 8, ये √2 का पावर 8, ये √2 का पावर 8 कैंसिल, एक √2 का पावर 8 बचेगा, √2 का पावर 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16, तो ये बच जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन A इंटू 16। बी कितना है
शुरुआती वाला जो इलिप्स है उसी का बी और ए है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुने 2 4 और 3 16, 4 दूना 8, 2 1/6। लेंथ ऑफ लाटर सेक्टम 1/6, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो मिला जुला करके 3 और 4 करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत, बाकी 2 गलत होंगे। अब देखो इस सवाल को देखो और पीछे के सवाल को देखो। इसमें जिस बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया, ये एलिप्स उसके भीतर रेक्टेंगल, फिर एलिप्स उसके भीतर रेक्टेंगल, फिर उसके भीतर ये पैटर्न आएगा, तो ये पैटर्न को यहां पर लिख लिया, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिए, सारे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके के सवाल होते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। 2018 आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं सारे के सारे ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा बना करके, मतलब ठीक है ना। आंसर की गारंटी नहीं है कि क्या है, आप मैच कर लीजिएगा, बना करके देख लीजिएगा। मतलब ये उसके ऑप्शंस हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए 24 से लेकर हर साल है सवाल, और हर साल इसी तरीके के सवाल है। अब किसी में थोड़ी बहुत बातें कम की जाएंगी, किसी में थोड़ी बहुत बातें ज्यादा की जाएंगी, अब किसी में कॉन्सेप्ट ज्यादा रह सकता है, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा रह सकता है, किसी में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की समझ रखनी जरूरी हो सकती है। जो भी हो, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसी तरीके से अपने सारे टॉपिक्स को तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।